बच्चों पहले पार्ट में हम लोगों ने वैश्वीकरण अर्थव्यवस्थाओं के टर्म और वैश्वीकरण के बारे में जाना। आई होप कि आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें दोनों वीडियो को। ठीक है, ओके। तो पहले पढ़ते हैं वैश्वीकरण। थोड़ी इसका देखो, मैंने कहा था कि क्वेश्चन से क्वेश्चन को जोड़ना और क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसका मतलब आपको आना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है वैश्वीकरण और वैश्वीकरण के धनात्मक प्रभाव लिखिए। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के लाभ लिखिए। वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव लिखिए। ठीक है ना, ये आ सकता है। और यानी कि क्वेश्चन को क्वेश्चन से जोड़ना सीखना है। तो पहले वही वैश्वीकरण है जो पहले पढ़ा था, वही सब कुछ है। तो देखिए वैश्वीकरण है क्या। वैश्वीकरण के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था से विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है। विदेशी व्यापार या विदेशी निवेश द्वारा जोड़ा जाता है, या हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण के कारण ही दो से अधिक देशों के बीच वैश्विक वस्तुओं, सेवाओं, तकनीक तथा श्रम का आदान प्रदान किया जाता है। इस कार्य में बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी भूमिका है। देखिए, वैश्वीकरण एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दो देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ा जाता है, जिसमें विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश शामिल रहता है। हमने पढ़ा था कि विदेशी व्यापार, विदेशी निवेश, जब हम व्यापार करते हैं ना तो हमारी कुछ और अन्य चीज़ें भी हैं जो जुड़ जाती हैं। अर्थव्यवस्थाएं तो जुड़ती ही हैं, संस्कृतियां जुड़ती हैं, पहले भी बताया था मैंने। संस्कृतियां जुड़ती हैं, वस्तुओं की सेवाएं जुड़ती हैं, वस्तुएं जुड़ती हैं, सेवाएं जुड़ती हैं, प्रौद्योगिकी जुड़ती है। संस्कृति माने क्या होता है, रीत रिवाज, खाना पीना, कपड़ा पहनने का ढंग, मकान बनवाने की शैली, ये सब क्या है, संस्कृति है आपकी। वस्तुओं का आदान प्रदान, जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हम एक भारत कुछ प्रोडक्ट्स उत्पन्न करता है, दूसरा देश कुछ प्रोडक्ट्स उत्पन्न करता है, और जो एक दूसरे को भारत दूसरे देशों को देता है, दूसरे देश भारत को देते हैं। ऐसे ही सेवाओं का है। सेवाओं से जैसे आपका बड़ा अच्छा उदाहरण हो सकता है कॉल सेंटर। कॉल सेंटर में क्या होता है कि विदेशी प्रोडक्ट्स को भारत में स्थित कॉल सेंटर उनका प्रचार करता है। प्रौद्योगिकी का भी आदान प्रदान होता है, आईटी सेक्टर का। जैसे आपने देखा होगा कि भारत की ब्रह्मोस मिसाइल है, या फ्रांस का भी हमने लोगों ने राफेल खरीदा, तो राफेल की आईटी की धमक भारत में रही और भारत की ब्रह्मोस की धमक अन्य देशों में भी रही। भारत ने जो ब्रह्मोस मिसाइल बेची है कि देश को नाम याद नहीं आ रहा, उन देशों को, तो मतलब वहाँ पर भारत की आईटी पहुँची। और आप क्या देख रहे हैं कि पूरे विश्व में इन चीज़ों का आदान प्रदान चल रहा है। संस्कृति का, वस्तुओं का, सेवाओं का, प्रौद्योगिकी का, बस यही सब कुछ मिलकर के वैश्वीकरण है। एक ग्राफ के माध्यम से मैंने तुम्हें इस चीज़ को समझाने की कोशिश की है कि वैश्वीकरण क्या है। जैसे भारत है, भारत अमेरिका से क्या ले रहा है, अमेरिका भारत में अपनी पूंजी निवेश कर रहा है, आईटी यानी प्रौद्योगिकी दे रहा है, रोजगार भी भारत को मिल रहा है, नए उत्पाद भी अमेरिका में बने नए उत्पाद भारत में आ रहे हैं, तो भारत से भी कुछ जा रहे हैं। भारत से कच्चा माल, रेशमी वस्त्र, दवाइयाँ, उत्पाद भी अमेरिका में बेचे जा रहे हैं। उत्पाद माने भारत रेशम के वस्त्र बना के अमेरिका को बेच रहा है। तो ऐसे ही रूस के साथ हमारा लेन देन है। रूस क्या कर रहा है, हमें तेल दे रहा है। आईटी सेक्टर में भी भारत की मदद कर रहा है। भारत बदले में रूस को अपनी आईटी दे रहा है, रूस चीन को दे रहा है। रूस का व्यापार किसके साथ है, चीन के साथ है। तो रूस से कुछ चीज़ें चीन में आ रही हैं, चीन से कुछ चीज़ें रूस में जा रही हैं। चीन अपने प्रोडक्ट्स को नेपाल में बेच रहा है, चीन अपने प्रोडक्ट्स को
भारत में बेच रहा है। चीन के कुछ प्रोडक्ट्स अमेरिका जा रहे हैं। मतलब हर देश अपनी चीज़ों को, अपने उत्पादित वस्तुओं को अन्य देशों में बेच रहा है। अन्य देश उन चीज़ों को उन भारत जैसे देशों में या उस देश में बेच रहे हैं। यानी हर देश से व्यापार के माध्यम से कनेक्ट हो गया। और आज पूरी मानव जाति हर विश्व की हर तरीके की सुविधाओं को, संस्कृति को, सेवाओं को, आईटी को का उपभोग कर रही है और संपूर्ण समाज आज आगे बढ़ रही है। बस यही विश्व का एकीकरण ही वैश्वीकरण है। पहले भी मैंने डेफिनेशन में लिखा है। अब आप चाहें तो जो शुरू में पहले अध्याय के पहले पार्ट में जो डेफिनेशन विश्व एकीकरण की लिखवाई है, इसमें ऐड कर सकते हैं और क्वेश्चन को लॉन्ग कर सकते हैं। यही क्वेश्चन 2 नंबर का क्वेश्चन आपका 6 नंबर का क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रही है ना बात? तो विश्व एकीकरण क्या है? विश्व एकीकरण पूरे विश्व को एक करना है। मतलब पूरे समग्र देशों का की एक मान्यता है कि मानव जाति एक सभ्य जाति है या एक विस्तृत दिमाग रखने वाली जाति है। तो क्यों ना सब देशों के लोगों को सब देशों की सुविधाएं, संस्कृति, खाना पीना, वस्तुओं का आदान प्रदान करके सबको कल्याणकारी बनाया जाए। और जो ये नीति बनी कि सबको बनाया जाए, यही चीज़ है उदारीकरण। समझ में आ गया होगा? तो अब देखो, जब कोई चीज़ होती है तो उसके 2 फैक्टर होते हैं। एक पॉजिटिव फैक्टर होता है, एक नेगेटिव फैक्टर होता है। यानी कि कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं, कुछ चीज़ें नकारात्मक होती हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया कि वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का भारत में प्रभाव बताइए या भारत में लाभ बताइए या धनात्मक प्रभाव क्या है, क्वेश्चन आ सकता है। तो देखिए, इन चीज़ों को जोड़ने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि वैश्वीकरण का भारत में व्यापक प्रभाव पड़ा है। क्या हुआ भारत में? जैसे मैंने अभी कहा था कि आलू अमेरिका में पैदा हुआ है, आज भारत में आलू उगाया जा रहा है। ठीक है ना? रूस वगैरह में, ईरान वगैरह, इराक वगैरह में तेल बहुत ज़्यादा है, आज भारत उसका उपभोग कर रहा है। आज भारत में तेल आ गया तो हम अपनी गाड़ियाँ, पेट्रोल, बसें वगैरह सब चल रही हैं, डीजल चल रहे हैं, बसें वगैरह चल रही हैं। अगर ये शायद ना दिया होता तो भारत आज भी शायद खनिज तेल के मामले में इतनी सेवाओं का उपयोग ना कर पाता, शायद वाहनों का ज़्यादा मजा न ले पाता। ठीक है ना? चीन क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉनिक आईटी ज़्यादा है। तो आज ये आप दीपावली के त्यौहार पर देख रहे हो, भिन्न भिन्न प्रकार की झालरें भारत में आ रही हैं, या और भी कई प्रोडक्ट्स चीन के भारत में आ रहे हैं, जैसे पिज़्ज़ा वगैरह है। आज ये भारत का उत्पाद नहीं है, पिज़्ज़ा चीन से आ रहा है। ठीक है ना? हर देश इसका लुत्फ़ उठा रहे हैं। तो ये पूरा विश्व एक होता चला जा रहा है। ये विश्व का एक होना, हर देश में हर सुविधाएं, दूसरे देश की सुविधाएं अन्य देशों में होना, एक देश की सुविधा दूसरे देश में होना, ये सब क्या है? वैश्वीकरण है। जब आपने वैश्वीकरण किया तो उसका कुछ फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। पहले फायदा देखते हैं कि क्या हुआ। जैसे वैश्वीकरण से भारत के व्यापक प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव पड़ा भाई? वैश्वीकरण के कारण भारत में नए उद्योग स्थापित हुए। जैसे अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश की कंपनियां आईं, अन्य देशों की भी कंपनियां आईं, उन्होंने भारत में अपने उद्योग लगाए, अपने कारखाने लगाए। अब कारखाने लगाए, जिस कारखाने किससे चलेंगे? लोगों से चलेंगे। अब लोग तो अमेरिका से आए नहीं, तो उन्होंने क्या किया? भारत के लोगों को अपने काम पर लगा लिया। तो भारत के लोगों को क्या मिलने लगा? रोजगार मिलने लगा, रोजगार के अवसर विकसित हुए। तो वैश्वीकरण के कारण भारत में नए उद्योग स्थापित हुए, जिससे रोजगार के नए अवसर विकसित हो गए। दूसरा है, भारत के उत्पादन के लिए नए बाजार मिले। जैसे अमेरिका ने आकर के भारत में अपना उद्योग लगाया, ऐसे ही भारत भी तो कच्चा माल, रेशमी वस्त्र, दवाइयाँ, कुछ अपने उत्पाद भी अमेरिका को दे रहा है। अगर ये अमेरिका से उत्पाद ना करता, वैश्वीकरण की नीति ना होती, तो भारत के उत्पाद केवल भारत तक ही सीमित होते, तो फिर बाजार कहाँ होते? भारत बेचता किसको? अपने माल को। तो आप देख रहे हो कि भारत के उत्पादन को नए बाजार मिले। तो भारत केवल अमेरिका ही अकेला में तो नहीं बेचता,
भारत रूस को भी कुछ चीज़ें बेचता है, चीन को भी कुछ चीज़ें बेचता है, कुछ नेपाल को भी बेचता है, कुछ बांग्लादेश को भी बेचता है, बर्मा को भी बेचता है। तो मतलब भारत के बाजार को, भारत के उत्पादन को नए बाजार मिले। तो पहला पॉइंट हम कह लेंगे कि वैश्वीकरण के कारण भारत में उद्योग स्थापित हुए और भारत में रोजगार के अवसर विकसित हुए। दूसरा पॉइंट कहेंगे कि भारत में उत्पादित माल के लिए या उत्पादित वस्तुओं के लिए नए बाजार मिले। अगर वैश्वीकरण ना होता तो ये भी ना मिलता। वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं के सामने वस्तुओं और सेवाओं के विकल्प हैं। जैसे आज आप मार्केट जाते हैं तो टीवी खरीदना है, लेने क्या जा रहे हो, टीवी। उन्होंने कहा ये ओनेडा की है भाई, ये फिलिप्स की है, ठीक है ना, ये एलजी की है। अब हम अपनी पॉकेट को देखेंगे कि एलजी की अच्छी है, ये मान लो 5,000 की है, ये 4,500 की है, और ये मान लो 5,500 की है। तो हम क्या देखेंगे कि पहले तो चीज़ अच्छी होना चाहिए और कम कीमत की होना चाहिए। तो हमारे सामने बहुत से विकल्प मौजूद हैं, हम जिस विकल्प को लेना चाहें। हमें किसको लेना है, ओनेडा को चाहिए, फिलिप्स की चाहिए या एलजी की चाहिए, जिसकी चाहिए। ये टीवी अकेले का मामला नहीं है, ये गाड़ियों का भी मामला है। गाड़ियों में भी ऐसा ही है, विभिन्न प्रकार की गाड़ियां हैं, ट्रैक्टर्स, आईटी सेक्टर, ठीक है ना। तो उपभोक्ताओं के सामने आज देख रहे हो कि व्यापार में हम पहुंचते हैं तो एक चीज़ खरीदने के लिए कई प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। हमारी जेब और हमारी उसमें मतलब विश्वास किस में है, ये हम पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ को लेना चाहते हैं। तो वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं के सामने वस्तुओं और सेवाओं के बहुत से विकल्प मौजूद हैं आज बाजार में। जिस विकल्प को चाहें उसको ले सकते हैं। अगला, वैश्वीकरण के कारण कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विकसित हो गई। जैसे पहले हमारी कंपनी की आईटी इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन जब दूसरी कंपनियां भारत आईं, दूसरी कंपनियां विदेशों से भारत में आईं और हमने देखा कि भाई इनके आईटी, इनका कार्य करने का तरीका क्या है, किस ढंग से ये कार्य करते हैं, इनकी वस्तुओं के क्या गुण हैं, उन गुणों को हमने नोट किया। आज हम उन्हीं गुणों को अपनी कंपनियों में डाल करके एक अच्छे वस्तु का निर्माण कर चुके हैं और हम जाकर के विदेशों में विदेशों में जाकर के माल को बेचने लगे। तो वैश्वीकरण के कारण कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी विकसित हो गईं। अगला पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण तकनीक एवं नए उत्पाद। तकनीक भी हमने दूसरे लोगों से सीखी, विदेशों से सीखी, दूसरे विदेशों ने हमसे सीखी। नए उत्पादक, जैसे मैंने कहा अभी कि आलू हमारे देश की खेती नहीं थी, आज आ गई, ठीक है ना। नए बीज विकसित हुए। अब देखो, आपने देखा होगा चाइना में एक फल आम का 5 किलो का होने लगा और वो 2 साल के अंदर फल देने लगा। ये तकनीक से क्या हुआ, अगर ये तकनीक ना होती, ये तकनीक विकसित ना हो तो आने वाले विश्व में फलों की कमी पड़ जाए, क्योंकि जनसंख्या बहुत स्पीड से बढ़ रही है। तो ये तकनीक हम किससे सीख रहे हैं, विदेशों से सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो पॉजिटिव प्रभाव क्या है, तो आप कहेंगे इनके पॉजिटिव विश्व एकीकरण के या वैश्वीकरण के फायदे क्या हैं कि भारत में नए उद्योगों स्थापित हुए, जिससे हमारे देश में रोजगार के नए अवसर विकसित हुए। दूसरा पॉइंट हम कह सकते हैं कि भारत में उत्पादित वस्तुओं के लिए नए बाजार मिले और वैश्वीकरण के कारण उपभोक्ताओं के सामने आज विभिन्न प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं के विकल्प हैं। तीसरा, वैश्वीकरण के कारण कुछ कंपनियां बहुराष्ट्रीय कंपनियों में विकसित हो चुकी हैं और वैश्वीकरण के कारण ही तकनीक एवं नए उत्पादक, नए बीज, नए टेक्नोलॉजी, नए यंत्र आज मार्केट में हैं। तो ये किसी देश ने कुछ विकसित किया, किसी देश ने कुछ विकसित किया। आज आप देख रहे हो कि पूरे विश्व में हर तरीके की तकनीक मौजूद है, हर तरीके के औजार, हर तरीके के उत्पादक प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है ना। अब अगर किसी चीज़ का पॉजिटिव प्रभाव होता है बच्चों, तो उसका नेगेटिव प्रभाव भी होता है। तो वैश्वीकरण से कुछ हमें नुकसान भी हुआ, ऐसा नहीं कि सब फायदा होता रहा। नुकसान क्या हुआ, अब जरा नुकसान में देखते हैं क्या हुआ इसमें। वैश्वीकरण से छोटी कंपनियां नष्ट हो गईं। क्यों नष्ट हो गईं कि या तो आकर के उन बड़ी कंपनियों ने छोटी कंपनियों को खरीद लिया
या तो इन कंपनियों ने बड़ी कंपनियों ने आकर के छोटी कंपनियों को खरीद लिया, या उनके माल की गुणवत्ता इतनी अच्छी थी और रेट इतने कम थे कि हमारे यहाँ के रेट भी अधिक थे, गुणवत्ता भी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट्स बिकना बंद हो गया और अंत में वो कंपनियां नष्ट हो गईं या उन्हें भयंकर हानि पहुंच गई। वैश्वीकरण ने लघु उद्योग एवं कुटीर उद्योग को हानि पहुंचाई। जैसे पहले क्या होता था कि हमारे यहाँ मोमबत्ती जैसे उद्योग चल रहे थे। छोटे उद्योगों को क्या बोलते हैं? कुटीर उद्योग बोलते हैं। जो घरों पर चलाए जा सकते हैं, घर के सदस्य द्वारा चलाए जाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कुटीर उद्योग। तो मोमबत्ती, बीड़ी, ठीक है ना, दरी वगैरह बनती थी। तो क्या हुआ, ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के नागरिकों के लिए एक रोजगार थी। लेकिन आज आप देख रहे हो कि जो ये बड़ी बड़ी कंपनियां आई ना, उन्होंने इनसे, कुटीर उद्योग से अच्छी दरी बना दी, ठीक है ना। प्रोडक्ट्स हमारे वर्कर कुछ मोमबत्ती तैयार करने में बहुत समय लेते थे। आज कंपनियां ऐसी बड़ी बड़ी हैं, मशीनें थोड़ी देर में उन्होंने बना डालते हैं हजारों की संख्या में। तो क्या हुआ उससे कि आज लघु उद्योग और कुटीर उद्योग को बहुत भयंकर हानि पहुंची है। दूसरा, वैश्वीकरण से भारत की संस्कृति पर भी प्रभाव पड़ा। क्यों? जब व्यापार हुआ तो केवल व्यापार नहीं हुआ, हमारे लोगों ने जाकर के, जैसे हमारे देश के लोग, भारत के लोग गए विदेश। भारत के लोग कहाँ गए? विदेश गए। उन्होंने वहाँ देखा कि भाई ऐसा पहनावा है, ऐसा खाना पीना है, ऐसा रहन सहन है उनका। तो उस संस्कृति को आज हमने अपना लिया। तो इस संस्कृति को अपनाने से क्या हुआ कि भारत की जो मूल संस्कृति थी उसको बहुत बड़ा आघात पहुंचा, ये भी एक हानि पहुंची। अच्छा, वास्तव में बात ये भी है कि जो वैश्वीकरण का मूल लाभ है ना, वो धनी वर्ग को हुआ, कुशल उपभोक्ता को हुआ, शिक्षित लोग ही लाभान्वित हुए। इससे मजदूर वर्ग ज़्यादा लाभान्वित नहीं हो पाया। अब पूछो कि ये कैसे? तो धनी वर्ग के लोगों के पास क्या है? पैसा है, जिसके वो किसी भी प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है ना। या धनी वर्ग अधिक महंगा प्रोडक्ट्स, जो विदेशी कंपनी का बड़ा अच्छा प्रोडक्ट्स आया और महंगा है, लेकिन तो धनी वर्ग तो खरीद लेगा। क्या मजदूर वर्ग उस प्रोडक्ट को खरीद पाएगा? नहीं खरीद पाएगा। उपभोक्ता, जो कुशल उपभोक्ता है या अच्छा रोजगार वाला उपभोक्ता है, वो भी ऐसा कर लेगा। शिक्षित लोग ही, यानी कि धनी वर्ग, कुशल उपभोक्ता और शिक्षित लोग ही इससे लाभान्वित हुए। मजदूर वर्ग को इससे कोई फ़ायदा नहीं मिल पाया। तो ये हमारे वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव भी हैं, ठीक है ना। इसको आगे समझने की कोशिश करते हैं। विदेश व्यापार, जब कोई देश दूसरे देश के साथ वस्तुओं और सेवाओं को या तो बेचता है या खरीदता है, उसे हम क्या कहते हैं? विदेशी व्यापार कहते हैं। ये हम पहले भी पढ़ा चुके हैं आपको। अब मेन चीज़ ये है कि विदेशी व्यापार को अनुकूल कैसे बनाया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए। तो विदेशी व्यापार को अनुकूल बनाने के निम्न उपाय हैं। पहली चीज़ होना चाहिए, विदेश में पर्याप्त मांग वाले बाजारों की खोज। हमें अब जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमने वस्तुएं बनाई हैं, भारत ने जो वस्तुएं बनाई हैं, पहले तो सबसे पहले हम ये देखें कि किस देश के बाज़ारों में उसकी मांग है, ठीक है ना। अगर मांग को हमें पता चल जाएगा कि चीन के बाज़ार में या अमेरिका के बाज़ार में भाई हमारे प्रोडक्ट्स की मांग है, तो हम बड़े आसानी से व्यापार करके अधिक से अधिक लाभ ले पाएंगे और व्यापार को अपने अनुकूल बना लेंगे। देश में आयात की जाने वाली वस्तुओं का अपने ही देश में उत्पादन करना। जैसे जो चीज़ें हम विदेश से खरीद रहे हैं, ठीक है ना, अगर हम व्यापार को अनुकूल बनाना चाहते हैं तो हम अपने ही देश में उन चीज़ों का उत्पादन हमें करना होगा। एक तो समझिए पहले अनुकूल व्यापार क्या होते हैं। शायद आप अनुकूल व्यापार नहीं समझते। जब हम किसी चीज़ का निर्यात अधिक करें, निर्यात ग्रेटर देन आयात हो, यानी कि हम चीज़ों को बेचें अधिक, निर्यात अधिक हो और आयात कम हो, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अनुकूल व्यापार। क्या कहते हैं? अनुकूल व्यापार। अनुकूल व्यापार क्या है? जब हम वस्तुओं का निर्यात अधिक करें और आयात कम करें, और जब हम बेचेंगे ज़्यादा तो भाई माल मिलेगा, पैसा विदेशी मुद्रा हमें मिलेगी। आयात हमें कम करना पड़ेगा तो दूसरी चीज़ों को खरीदने में हमारा कम पैसा जाएगा, तो स्वाभाविक है फ़ायदा होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? अनुकूल व्यापार।
तो इस हम फायदा उठाने के लिए हम क्या करेंगे कि आयात और निर्यात देश की आयात की जाने वाली वस्तुओं का उत्पादन अपने ही देश में कर लें और निर्यात हम बराबर करते रहें, व्यापार अनुकूल हो जाएगा। अनुकूल व्यापार माने प्रॉफिटेबल, लाभ वाला व्यापार हो जाएगा। आयात और निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाना, व्यापार को अनुकूल करना है तो सभी देशों द्वारा आयात और निर्यात की प्रक्रिया को यानी खरीदने और बेचने की प्रक्रिया को सरल बनाना होगा। इसमें कागजी कार्रवाई ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगला, उत्पादन में विशेष तकनीकी का प्रयोग होना। उत्पादित वस्तुओं में जिस देश की तकनीकी ज़्यादा होगी ना, उस देश का माल भी ज़्यादा बिकेगा। तो उत्पादन की वस्तुओं में तकनीकी का प्रयोग। तो अनुकूल व्यापार के उपयोग क्या हो गए? नंबर 1, विदेश में पर्याप्त मांग वाले बाजारों की खोज करना। विदेश से आयात की जाने वाली वस्तुओं को अपने देश में ही उत्पादित कर लेना। आयात और निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाना और उत्पादन में विशेष तकनीकी का प्रयोग करना। ये हमारा कहलाएगा व्यापार का अनुकूल व्यापार। अनुकूल व्यापार की विशेषताएं क्या होती हैं? नकारात्मक व्यापार, जब निर्यात की तुलना में आयात अधिक हो, ठीक है ना, तो ऐसा भी है भारतीय विदेशी व्यापार में कि हम इंडिया से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ चाइना से इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ज़्यादा खरीदते हैं, हम आयात ज़्यादा करते हैं, निर्यात कम कर पाते हैं उसको, तो ये क्या कहलाएगा? नकारात्मक व्यापार। जब जब आयात अधिक हो और निर्यात कम हो तो इसको कहते हैं हम नकारात्मक व्यापार कहते हैं। तो ऐसा ही है निर्यात में विविधता है। निर्यात जो हम चीज़ें बेचने जा रहे हैं उनमें कई विकल्प हों, हम जिस चीज़ को बना रहे हैं उसमें कई विकल्प हों, ये चीज़ पसंद नहीं आ रही विदेश में तो ये बिक जाए, ये नहीं हो तो ये, अगर ऐसा हुआ तो भारत की विदेशी व्यापार अनुकूल हो जाएगा। विश्वव्यापी व्यापार हो, हमारा भारतीय व्यापार ऐसा होना चाहिए विश्व में हर कोई उसके प्रोडक्ट्स को, पूरे विश्व उसके प्रोडक्ट्स को पसंद करता हो। अगला पॉइंट है भारत में विदेशी निवेशों। मैंने तुम्हें बताया था विदेशी निवेश से मतलब है विदेशी पूंजी को आकर्षित करने हेतु उठाए जाने वाले उपाय। कोई देश आकर के भारत में अपना निवेश, अपनी पूंजी क्यों लगाएगा, कब लगाएगा, ठीक है ना। अगर हम ऐसी कुछ नीति बनाएंगे कि वो हमारे देश में पूंजी लगाने के लिए आकर्षित हो, तो इसको हम कहेंगे कि भारत में विदेशी निवेशों को आकर्षित करने उठाए जाने वाले कदम क्या होना चाहिए? तो निम्नलिखित कदम होना चाहिए। नंबर 1, उदारीकरण की नीति। उदारीकरण की नीति से क्या मतलब है कि भारत सरकार को व्यापार अवरोध यानी कर कम या समाप्त कर देना चाहिए। जब व्यापार कर कम होगा या समाप्त होगा तो लोग निश्चित ही आकर के अपनी विदेशी निवेश लगा करके, विदेशी पूंजी लगा करके यहाँ व्यापार करने की इच्छा रखेंगे। विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना, ऐसे भारत में आर्थिक क्षेत्र स्थापित किए जाने चाहिए और सरल कानून बनाना चाहिए कि भाई यहाँ व्यापार के क्षेत्र हैं। सुरक्षा एवं उत्तम परिवहन, अगर हम भारत सरकार विदेशी कंपनियों को सुरक्षा की गारंटी दे, ठीक है ना, और उत्तम परिवहन दे, यानी कि उनके माल ले जाने के लिए, कच्चा माल लाने के लिए, बना हुआ माल ले जाने के लिए उत्तम परिवहन होगा, तो भी विदेशी कंपनियां हमारे यहाँ अपना विदेशी निवेश करने के लिए आकर्षित हो जाएंगी। तो यानी कि तुम्हें अगर ये बात दिमाग में आ गई कि विदेशी निवेश क्या है, यानी विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, तो अपने आप को उदारीकरण की नीति को अपनाना होगा। नंबर 2, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना करनी पड़ेगी। सुरक्षा एवं उत्तम परिवहन की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आता है कि वैश्वीकरण एवं विदेश व्यापार में प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है, यानी आईटी तकनीकी वैश्वीकरण के बढ़ाने में क्या करती है और विदेश व्यापार को बढ़ाने में आईटी क्या करती है। तो भाई आपने इतना सुना कि अगर सूचना जो आईटी है, वैश्वीकरण कब होगा, हमारी वस्तुओं कोई चीज़
कब खरीदेगा? जब उसका आईटी सेक्टर मजबूत होगा, जब उसका परिवहन मजबूत होगा। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और परिवहन, ये 2 चीज़ें। मेन चीज़ आती है अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आखिर क्या हैं? तो बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आखिर क्या हैं? बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ क्या हैं? ऐसी कंपनी जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में, 1 राष्ट्र 2 राष्ट्र में भी हो सकता है, 2 से अधिक राष्ट्रों में भी हो सकता है, 1 राष्ट्र में भी हो सकता है और पूरे राष्ट्र कई राष्ट्रों में भी हो सकता है। अपने माल का उत्पादन करती हैं और उस उत्पादित माल पर अपना नियंत्रण करती हैं, नियंत्रित करती हैं, उसको कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ। ठीक है ना? अच्छा, इस कंपनियों का उद्देश्य क्या होता है? तो इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य होता है अपना लाभ कमाना, अधिक से अधिक लाभ कमाना। समझ में आया? बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या होती हैं? ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार करती हैं, अपने वस्तुओं का उत्पादन करती हैं दूसरे देश में आकर के, और उन पर अपना मालिकाना हक रखती हैं, उसको हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। अच्छा, बहुराष्ट्रीय कंपनियों की स्थापना कैसे होगी? जैसे कोई राष्ट्र की कंपनी आ जाए तो तुरंत तो आकर के स्थापना नहीं कर लेगी, बड़ा कठिन काम होगा। जैसे आपको कहीं जाकर के एक कमरा ढूंढना है, ठीक है, कहीं जाकर के पढ़ना है और बाहर जाकर के रह करके पढ़ना है, तो आपके लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्या कंपनी, कहाँ कमरा मिलेगा, कैसी जगह होगी, कैसा क्या होगा? अगर आप कमरा नहीं ढूंढ पा रहे तो आप 3 काम कर सकते हो। एक तो कोई व्यक्ति आपके गांव का रह रहा हो या आपके शहर का रह रहा हो, उसके साथ रहने लगो। दूसरा ये हो सकता है कि जाकर के सीधा उस मकान को ही खरीद लो, किसी मकान को खरीद लो, बड़े आराम से रहने लगोगे। तीसरा ये भी हो सकता है कि आप जाकर के उस रूम में रहने लगो और अपने मालिक को भी कुछ प्रॉफिट की चीज़ें देते रहो और वो उससे भी फायदा लेते रहो। ऐसा ही कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनी करती हैं। एक तो ये आकर के संयुक्त उत्पादन करती हैं, दूसरा स्थानीय कंपनियों का अधिग्रहण कर लेती हैं, अर्थात उन्हें खरीद लेती हैं, तीसरा नियंत्रित उत्पादन कर लेती हैं। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये सब भाषा आप जोड़ करके पूरा एक क्वेश्चन बना सकते हो। बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या हैं? तो ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में अपना उत्पादन करती हैं और स्वामित्व का नियंत्रित करती हैं, इन कंपनियों को हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। और इन कंपनियों का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना होता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां अपना स्थापित करने के लिए या तो देसी कंपनियों के साथ मिलकर के काम करने लगती हैं। जैसे हीरो होंडा, पहले एक गाड़ी आती थी हीरो होंडा। हीरो हमारे देश की है, भारत की है, होंडा विदेशी है। दोनों ने मिलकर के एक गाड़ी बनाई जिसका नाम हुआ हीरो होंडा। और ये संयुक्त उत्पादन से विदेशी कंपनियों को, अच्छा, जब संयुक्त उत्पादन होता है तो हमारी देसी कंपनियों को ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि एक तो हमें आईटी मिलेगी, दूसरा पैसा मिलेगा। तो ये संयुक्त उत्पादन समझ में आ गया। जब कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आकर के हमारे देश की कंपनी के साथ मिलकर के काम करने लगती है और उसकी आईटी का साझा करती है, तो ऐसे स्थापित को हम कहेंगे बहुराष्ट्रीय कंपनियां। ऐसे यानी बहुराष्ट्रीय कंपनी स्थापित करती हैं। दूसरा एक काम और है कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी आए और हमारे देश की कंपनी को सीधा खरीद ले और खरीद करके सीधा सीधा उसमें अपना व्यापार करने लगे। तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां। नियंत्रित उत्पाद को जरा समझने की कोशिश करें, ये थोड़ी सा पॉइंट विशेष रूप से है। जब विदेशी कंपनियां देसी कंपनियों से जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसका कोई भाग बनवाएं कि भाई देखो हम गाड़ी बनाते हैं तो हमारी गाड़ी के लिए पहिए बना दो, ठीक है ना। या सीधा कह दें कि भाई तुम्हें, जैसे रेड चीफ का जूता है, तो ये रेड चीफ का जूता क्यों बिक रहा है? उन्हें रेड चीफ का जूता है भाई, ये वास्तव में भारत में तैयार किया जा रहा है, भारत में तैयार किया जा रहा है और रेड चीफ कंपनी उस पर अपनी मोहर ठोक रही है केवल, और बड़े आराम से कंपनी अपना फायदा भी ले रही है। तो जब विदेशी कंपनियां देसी कंपनियों से कोई अपने उत्पाद का भाग बनवाएं या सामान बनवा करके उस पर अपना टैग लगा दें, अपना नाम दे दें, तो ऐसा भी विदेशी कंपनियां कर रही हैं, ऐसे स्थापित कर रही हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की भूमिका क्या है? अरे तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों की बड़ी जबरदस्त भूमिका है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां उस स्थान पर उत्पादन करती हैं जहां बाजार नजदीक हो। जैसे हमने कहा था अभी कुछ देर पहले कि अमेरिका की एप्पल कंपनी आकर के चीन में अपना प्रोडक्ट बना रही है,
ठीक है ना। चीन में प्रोडक्ट बना रही है और भारत में बेच रही है, भारत से कुछ चीज़ें, कुछ पार्ट्स बनवा रही है, ठीक है, और कुल मिलाकर के अपना नाम दे रही है एप्पल कंपनी। और ऐसा क्यों करती है? ऐसा इसलिए करती है कि यहाँ पर कम वेतन में कुशल और अकुशल मजदूर उसे मिल जाते हैं, जिससे उसकी प्रोडक्ट की लागत कम हो जाती है। जब प्रोडक्ट की लागत कम हो जाएगी, मार्केट में कम लागत की आएगी, तो निश्चित है कि कम लागत की अच्छी वस्तु खरीदना हर कोई पसंद करेगा। उत्पादन प्रसार में आईटी में वृद्धि हो रही है, और ये भी है, और आईटी में वृद्धि हो रही है, जिससे कि निजी कंपनियां या छोटी छोटी कंपनियां आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों की ओर बढ़ती चली जा रही हैं। कम लागत में अच्छी वस्तुएं मिलने लगी हैं। अब इससे भारत को क्या लाभ हो रहा है? भारत, जैसे कोई कहे कि बहुराष्ट्रीय कंपनी से भारत को क्या लाभ हो रहा है, तो रोजगार मिल रहा है। क्यों? वर्कर की जरूरत पड़ रही है उन्हें, आईटी मिलती है। जो छोटी छोटी कंपनियां हैं उनको बड़ी कंपनियों की तकनीकी मिल रही है। बड़ी कंपनी बड़ी क्यों है? क्योंकि उसकी आईटी ज़्यादा है। जब उसकी आईटी प्रौद्योगिकी या वैज्ञानिक तरीका हमें मिलेगा तो हम भी तो बढ़ जाएंगे। स्थानीय कंपनियों को दोहरा लाभ हो रहा है। क्यों? स्थानीय कंपनी जो है उसके साथ काम कर रही है, तो वो तो पैसा उसे मिल रहा है जो काम कर रही है, यानी संयुक्त उत्पादन कर रही है जब, प्लस उसको उसकी आईटी भी मिल रही है, दोहरा लाभ हो रहा है। और आज आप देख रहे हो कि उपभोक्ताओं के सामने बहुत से विकल्प मौजूद हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बारे में ये सब कुछ मिलाकर के अगर लिख दोगे तो यही चीज़ तुम्हारी लॉन्ग आंसर बन जाएगी। और एक नंबर का आता है तो ऐसी कंपनियां जो देशों में, दो या दो से अधिक देशों में अपना उत्पादन और स्वामित्व का नियंत्रित करती हैं, उसे हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। अब बच्चों हम एक लास्ट क्वेश्चन को जोड़ते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। जो ये वैश्वीकरण हुआ, इससे हमारी कृषि पर, भारतीय कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा? ठीक है ना, भारतीय कृषि पर इसका क्या प्रभाव पड़ा? तो भारत, देखो किसी भी चीज़ के, मैंने कहा कि दो पहलू हैं, एक धनात्मक पहलू है और एक ऋणात्मक पहलू है। किसी भी चीज़ के दो पहलू हैं, एक धनात्मक पहलू है और एक ऋणात्मक पहलू है। वैश्वीकरण भारतीय कृषि पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं? सकारात्मक प्रभाव पहले पड़ते हैं कि सकारात्मक यानी फायदेमंद या लाभ क्या हुआ हमें। तो वैश्वीकरण के दौर में अधिक उत्पादित होने वाली वस्तुओं को विदेश में बेचकर अच्छे दाम प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे हमारे देश में अच्छे किस्म के चावल पैदा हो रहे हैं, अच्छी किस्म की गेहूं पैदा हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हमारे देश में तो उसकी कीमत कम मिल रही है, लेकिन यही चीज़ अब जब हम बाहर जा कर के बेचेंगे, विदेश को बेचेंगे, तो वहाँ से हमें विदेशी मुद्रा बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो एक तो सकारात्मक प्रभाव ये कि विदेश में हमारे प्रोडक्ट्स के, हमारे उत्पादन की वस्तुओं का मूल्य बहुत अच्छा मिल रहा है। दूसरा, फसलों का अधिकाधिक उत्पादन संभव हो गया है। क्यों? जब हम देख रहे हैं कि अरे भाई गेहूँ वहाँ विदेशों में बहुत अच्छा बिक रहा है, अच्छी रेट पर बिक रहा है, तो हम और अधिक उसे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, अच्छे खाद, बीज, पानी, अच्छी तकनीकी के साथ। तो इससे क्या हुआ? अधिकाधिक उत्पादन भी संभव हो गया है, अच्छे दाम भी मिल रहे हैं। दूसरा, विभिन्न देशों में उगाई जाने वाली फसलों, फलों आदि का उत्पादन हमारे देश में होने लगा है। जैसे आजकल आप देख रहे हो कि पेपरमेंट की खेती करने लगे। फलों में जैसे मैंने कहा था कि फलों, कई फल जो हमारे देश में पैदा नहीं होते, विदेशों में पैदा होते हैं, वो फल आज हम लोग पैदा करने लगे, और बड़े पैदा करने लगे, अच्छे क्वालिटी के पैदा करने लगे। ये सिर्फ किसकी देन है? वैश्वीकरण की। अगर वैश्वीकरण नहीं हो, ना हुआ होता तो विदेशों के फल हमारे देश में ना आए होते तो हमने उन फलों को ना देखा होता, तो आईटी भी ना सोची होती। तो ये भी एक बात है। अगला, फसलों के अधिक उत्पादन की तकनीकी विकसित हुई है। आज आप देख रहे हो कि फसलों के उत्पादन की तकनीकी विकसित हुई है। जैसे आज लौकी के क्रॉस से और बैगन के क्रॉस से क्या बना दिया गया? एक बैगन बना दिया गया जो लौकी जितना लंबा है, टेस्ट में बैगन जैसा है। तो ये सब तकनीकी कहाँ से आई? विदेश से आई, अगर वैश्वीकरण के ही देन है। अब इसके कुछ अगर फायदे हुए तो कुछ नुकसान भी हुए। जैसे कृषि के वैश्वीकरण ने कृषि में वैश्वीकरण ने मोटे अनाजों के स्थान पर व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दे दिया। मोटे अनाज क्या होते हैं? मोटे अनाज होते हैं जैसे गेहूँ, चना, देसी चना, ठीक है, मसूर। ये अनाज आज आप देख रहे हो, ज्वार, ये क्या हो रहा है? धीरे 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 नष्ट होता चला जा रहा है या कम होता चला जा रहा है। और ये अगर आज कम हो गए तो उसके लिए
जिम्मेवार वैश्वीकरण है, क्योंकि वैश्वीकरण ने व्यापारिक फसलों जैसे मेंथा को पेपरमेंट बोलते हैं, चाय कॉफ़ी जैसी फसलों को बढ़ावा दिया, क्योंकि विश्व में इसकी मांग ज़्यादा है, पैसा अच्छा मिल रहा है, तो लोग मोटे अनाज क्यों बो रहे हैं, क्यों बोएंगे। किसान बाजार की मांग वाली फसलें उगाने लगे। आजकल क्या होने लगा कि जो बाजार में बिक रहा है वो किसान बो रहा है, ठीक है, और जनता की ज़रूरत की चीज़ों को नहीं बो रहा। जैसे आज गेहूं की हमें अत्यंत आवश्यकता है, लेकिन हम उसकी जगह पर देख रहे हो कि तरह तरह की मटर, तरह तरह की पेपरमेंट, चाय कॉफ़ी डैश कहवा वगैरह उगा करके बेच रहे हैं। अगला, छोटे किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पा रहे। जैसे आप एक साधारण सा चावल पैदा कर रहे हैं, दूसरा बासमती चावल पैदा कर रहा है, तो मांग किसकी होगी? बासमती चावल की ज़्यादा पैदा होगी। इसलिए छोटे किसान तो कृषि से हट रहे हैं, छोड़ के चले जा रहे हैं। मोटे अनाज लगभग खत्म होने की कगार पर हैं। आज मोटे अनाज गेहूं ढूंढने से नहीं मिल रहा, जो हमारे यहाँ का प्रमुख भोजन हुआ करता था, आज ढूंढने से नहीं मिल रहा, क्योंकि वैश्वीकरण हुआ, क्योंकि सिंचाई के साधन हो गए, तकनीकी उत्तम आई, काटने की व्यवस्था, हार्वेस्टर वगैरह जैसी चीज़ें आ गई। तो इन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि भाई गेहूं कितना निकलता है, उन्हें 2-4 कुंटल का निकलता है, उन्होंने कहा पिसिया बोलो, ज़्यादा निकलेगा, 10 कुंटल की निकलेगी। तो इस सब चीज़ों ने क्या कर दिया, वैश्वीकरण ने कृषि पर धनात्मक प्रभाव भी डाले हैं, ऋणात्मक प्रभाव भी डाले हैं। शायद वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और ज़रूर ही करें। थैंक यू वेरी मच।